नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास को पढ़ेंगे जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी है। झूठा सच, आप लोग देख भी पा रहे हैं, यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। इसके पहले हम एक कहानी पढ़ चुके हैं विभाजन की त्रासदी पर लिखित। उस समय पंजाब की स्थिति क्या थी, अमृतसर आ गया। आप लोग मुझे बताइए प्रकाशन वर्ष क्या है अमृतसर आ गया का और वो किस कहानी संग्रह में प्रकाशित है। आज हम केवल झूठा सच पर केंद्रित रहेंगे। झूठा सच जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है? यशपाल। ठीक, यशपाल जिनका जन्म है 3 दिसंबर 1903। ठीक, और ये किस युग के उपन्यासकार हैं? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, उपन्यास के विकास पर हमारे YouTube चैनल पर वीडियो उपलब्ध भी है, आप लोग जाके ज़रूर देखिए। उपन्यास जो कि 3 भागों में, उपन्यास को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद्र पूर्व, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंद उत्तर। तो ये जो है यशपाल प्रेमचंद उत्तर कहानीकार में, उपन्यासकार में शामिल किए जाते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, प्रेमचंद उत्तर उपन्यासकार में सम्मिलित हैं यशपाल। यशपाल को जब हम पढ़ रहे हैं, इनके संबंध में एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि ये विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी आंदोलन में संलग्न रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। ठीक, इनका जुड़ाव जो है क्रांतिकारी आंदोलन में विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। ठीक, जिसकी छाप हमें उनके उपन्यासों में स्पष्ट रूप से मिल जाती है। अब इनके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसको देख लेना सही रहेगा, क्योंकि जो भी उपन्यासकार हैं आदि लगे हैं, हम उस पर चर्चा करते आ रहे हैं। इसके लिए पेज ले लेते हैं ताकि साफ साफ हमें समझ आते रहे, है ना। किसके उपन्यास? यशपाल के। ठीक, यशपाल के उपन्यासों में सबसे पहला आता है नाम दादा कॉमरेड। जो भी लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो सभी आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट करते चल रहे होंगे, मुझे भरोसा है। और जो भी उपन्यास हैं उनके क्रम से ही ध्यान रखना है, प्रकाशन वर्ष। ठीक, क्या है? दादा कॉमरेड, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? दादा कॉमरेड का प्रकाशन वर्ष है 1941। ध्यान में रखिएगा, उपन्यासकार जो हैं उनके उपन्यासों को क्रम से ही ध्यान रखना है, उसी प्रकार पूछते हैं। दादा कॉमरेड जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1941। उसके बाद है देशद्रोही। देशद्रोही जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? देशद्रोही जिसका प्रकाशन वर्ष है 1943। तीसरा नंबर का हमारा उपन्यास है दिव्या। इसके साथ ही हम इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, दिव्या जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1945। दिव्या महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसके साथ ही ये यूपीएससी के सिलेबस में भी लगी है ये उपन्यास, तो ध्यान में रखेंगे दिव्या। उसके बाद है पार्टी कॉमरेड। पार्टी कॉमरेड जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946। 5वां नंबर आता है हमारा मनुष्य के रूप। मनुष्य के रूप जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 49। ठीक है, उसके बाद आता है अमिता। अमिता पूछा गया है किसका उपन्यास है, तो ध्यान में रखना है अमिता किसका उपन्यास है? यशपाल का उपन्यास है, जो कि 56 में लिखा गया है। 7वां नंबर है जो कि आज हमारा विषय भी है, झूठा सच, जिसका कि प्रकाशन वर्ष विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये कितने भागों में है हम पढ़ेंगे, जब झूठा सच को पढ़ेंगे तो 2 भागों में है। ठीक है, वतन और देश का भविष्य नाम से, जिसका कि प्रकाशन वर्ष, वतन और देश का प्रकाशन वर्ष है 1958 और देश का भविष्य का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1960। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद है 12 घंटे। 12 घंटे जिसका कि प्रकाशन वर्ष है 1962। मैं जो भी लिख रही हूँ, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप लोग सभी को ये जानकारी होगी कि हम परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं, तो ये उपन्यास आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है, पूछा जाता है। अप्सरा का शाप। अप्सरा का शाप जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965।
10वां नंबर आता है क्यों फंसे। क्यों फंसे पूछा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्यों फंसे यशपाल के द्वारा लिखा गया है 1968 में। 11वां नंबर है मेरी तेरी उसकी बात। ठीक, मेरी तेरी उसकी बात। इतने उपन्यासों को आप लोग क्रम से ही ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब हो सकता है कि जिस प्रकार परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है विषय वस्तु भी पूछ लें। ठीक, तो विषय वस्तु को भी जानते चलते हैं। तो यशपाल कृत जो दादा कामरेड उपन्यास है उसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण हुआ है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, किसके विरुद्ध, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध। और 1941 का ये उपन्यास है। तो उस समय तक जो भारत क्या था, उपनिवेश था। किसका गुलाम था भारत, ब्रिटिश का। ठीक, अंग्रेजों का गुलाम था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का चित्रण हुआ है। हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि यशपाल जो है बचपन से ही, विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। ठीक, और इसके साथ ही इसमें पूंजीवादी समाजवाद और गांधीवाद के संघर्ष के बीच की परिस्थितियों का हमें, और उसके साथ ही उसमें सामंजस्य का भी प्रयास किया गया है। किस में, पूंजीवाद में, समाजवाद में और गांधीवाद में संघर्ष की स्थिति का भी चित्रण है और साथ ही सामंजस्य तलाशने का भी उसमें प्रयास है। किस उपन्यास में, तो दादा कामरेड उपन्यास में। अगर पूछ सकता है कि किस किस के बीच पहले संघर्ष की परिस्थितियां हैं, फिर बाद में उसमें सामंजस्य तलाशने का भी प्रयास किया गया है, तो वह है दादा कामरेड उपन्यास। अब देशद्रोही, ये जो देशद्रोही उपन्यास है उसमें भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ तक फैली हुई ये कथा है। कहाँ से कहाँ तक, भारत के सीमावर्ती देशों से होकर सोवियत संघ, सोवियत संघ यानी अभी का रूस। ठीक, और अब आते हैं दिव्या, जो कि महत्वपूर्ण उपन्यास है। हमारे सिलेबस में तो नहीं लगी है लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में लगी है, तो कोई इसका कारण ही होगा, है ना, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं लगा दिया जाता है। यशपाल का जो दिव्या उपन्यास है उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आधार लेकर स्त्री स्वाधीनता एवं स्त्री गरिमा पर सवाल उठाया गया है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्त्री स्वाधीनता और स्त्री गरिमा का सवाल किस उपन्यास में उठाया है यशपाल ने, तो स्त्री गरिमा, उसकी स्वाधीनता का सवाल यशपाल ने अपने उपन्यास दिव्या में उठाया है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा यशपाल दिव्या जो है ये ऐतिहासिक कल्पना की भी संज्ञा दी जाती है दिव्या को, ये भी ध्यान में रखेंगे। दिव्या जो है क्या है, ऐतिहासिक कल्पना है। ठीक, और इसके साथ ही अमिता और अप्सरा का श्राप जो हम पढ़ रहे हैं, अप्सरा का श्राप और अमिता, ये भी क्या है, इसको भी ऐतिहासिक उपन्यास की ही संज्ञा दी जाती है। ध्यान में रखेंगे कौन कौन से ऐतिहासिक उपन्यासों में शुमार किया जाता है, एक तो दिव्या, फिर अमिता और अप्सरा का श्राप, जिसको क्या कह सकते हैं, ऐतिहासिक कल्पना का भी, उसमें हमें ऐतिहासिक उपन्यास भी उसको कह सकते हैं। ठीक, और जो दिव्या उपन्यास है, दिव्या उपन्यास की पृष्ठभूमि दूसरी शताब्दी में यवन शासक मिलिंद या मिनांडर के द्वारा, मिनांडर के बाद का शासनकाल है। इसमें दिव्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें जान के रखना जरूरी ही है। ठीक, जब हिंदी साहित्य में आप लोग प्रोफेसर बन रहे हैं तो जरूरी है। दिव्या में क्या है, दूसरी शताब्दी के बाद जो यवन शासक था मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहते हैं, उसके बाद के शासनकाल का चित्रण है दिव्या उपन्यास में। ठीक, और इसके साथ ही दिव्या में ब्राह्मण और बौद्ध के संघर्ष का भी चित्रण मिलता है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। एक तो स्त्रियों से संबंधित है, स्त्री की स्वाधीनता से संबंधित है, स्त्री की गरिमा से संबंधित है, इसके साथ ही ब्राह्मण और बौद्ध का संघर्ष भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। किस उपन्यास में, दिव्या की मैं बात कर रही हूँ। ठीक, अब आते हैं हम अपने पार्टी कामरेड उपन्यास पर। पार्टी कामरेड उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं उसके कार्यक्रम का समर्थन किया गया है। ध्यान में रखेंगे, पार्टी कामरेड में कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी जो विचारधारा है उसका समर्थन हमें
किस उपन्यास में मिलता है? तो पार्टी कामरेड उपन्यास में। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब है हमारा झूठा सच, जो कि हमारे सिलेबस में भी लगा है, बहुत महत्वपूर्ण है। झूठा सच उपन्यास में 1942 से 1957 तक कि भारत में जो राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। यहीं से पॉइंट शुरू हो जाता है, कब से कब तक का चित्रण है? 1942 से 1957। किसमें? झूठा सच उपन्यास में। झूठा सच उपन्यास में 1942 से लेकर 1957 ईस्वी तक जो भारत के राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन का चित्रण हमें देखने को मिलेगा। किस उपन्यास में? झूठा सच उपन्यास में। ठीक है, और झूठा सच उपन्यास जो कि 2 भागों में लिखा गया है। पहला भाग क्या है? पहला भाग है, भाग 1 लिख लेते हैं, वतन और देश। नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में लगा है, तो हमें विशेष रूप से इस पर ध्यान देना जरूरी है। वतन और देश, जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958। और दूसरा भाग है देश का भविष्य, जिसका कि प्रकाशन वर्ष क्या है? देश का भविष्य 1960। ठीक, और कब से कब तक की परिस्थितियां इन्होंने उपन्यास में अपने ली है? 42 से लेकर 57 तक की परिस्थितियां, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन इसमें चित्रित किया गया है। ठीक, पहले भाग, अब ये वतन और देश जो पहला भाग है में भारत पाकिस्तान के विभाजन का दंश और उसकी भयावह स्थिति का चित्रण है। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हो चुका है, कब हो चुका है? भारत आज़ाद 47 में हुआ है। ठीक, उसके एक दिन पहले ही पाकिस्तान बना है। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वाधीनता दिवस मनाता है। ठीक, तो उस समय तक पाकिस्तान बन चुका है। तो अब भारत पाकिस्तान का विभाजन का जो दंश है, उसकी भयावह स्थिति का चित्रण किस में मिला है? वतन और देश में। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दूसरा पेज लेके बताती हूँ ताकि चीज़ें स्पष्ट हो ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, झूठा सच जो कि 2 भागों में है। पहला है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। इसमें क्या मिलता है हमें? जो भारत पाकिस्तान विभाजन है हो चुका है उस समय तक, तो उसका दंश, उसकी भयावह स्थिति का चित्रण हमें मिलेगा वतन और देश में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958। ध्यान में रखेंगे। ठीक, और भारत विभाजन की भूमिका और विभाजन के परिणाम क्या क्या निकले, उसका हमें चित्रण किस में मिलेगा? वतन और देश में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसमें इस उपन्यास में क्या चित्रित है? सूक्ष्म अभी मोटा मोटा जान लीजिए, हालांकि अभी तो हम उपन्यास पढ़ेंगे ही। तो इसमें तारा एवं उसके भाई जयदेवपुरी के बीच राजनीतिक अवसरवादिता एवं आचार की निष्ठा का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? तारा और जयदेवपुरी। इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं, आगे जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो तारा कौन है, जयदेवपुरी कौन है, सब चीज़ें समझेंगे। ठीक, अब दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है देश का भविष्य। देश का भविष्य, गोपाल राय इसके बारे में कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के दशक में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास और भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों और नेताओं की प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन है। किसमें? देश का भविष्य में। इसमें क्या मिलेगा हमें? जब भारत आज़ाद हो जाता है तो उस आज़ादी के बाद जो बुद्धिजीवी हैं, जो नेता हैं, उसकी प्रगतिशील और प्रतिगामी भूमिका का यथार्थ अंकन। किस प्रकार उस समय बुद्धिजीवियों का दिमाग कैसे चलता था, ठीक, नेताओं का दिमाग कैसे चलता था, उसका हमें चित्रण मिलेगा देश का भविष्य में। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। हमारा उपन्यास 12 घंटे ये हम
का चर्चा कर चुके। अब 12 घंटे उपन्यास में क्या है? 12 घंटे उपन्यास में विधवा विनी के माध्यम से प्रतिव्रता संबंधी परंपरागत धारणाओं का निरर्थकता का चित्रण है। जो निरर्थक हो गया है, अब पतिव्रता, पति मर गया तो क्या जरूरी है ये सारी चीज़ें, ठीक, उसका चित्रण हमें, परंपरागत जो धारणाएं हैं उस धारणाओं की निरर्थकता का चित्रण हमें मिलेगा 12 घंटे जो उपन्यास है उसमें, ठीक। अप्सरा का शाप मैं बता चुकी कि एक ऐतिहासिक कल्पना, ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत इसको शामिल कर सकते हैं। अब है क्यों फंसे। क्यों फंसे में काम संबंधों का स्वतंत्र चित्रण हुआ है। किसमें? क्यों फंसे में। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पूछा जा सकता है कि काम संबंधों का स्वतंत्र चित्रण किस उपन्यास में मिलता है। तो काम संबंधों का चित्रण यशपाल के क्यों फंसे उपन्यास में मिलता है, ठीक। अब है मेरी तेरी उसकी बात। मेरी तेरी उसकी बात में स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड 1919 से लेकर 1945 तक की राजनीतिक घटनाओं का चित्रण हमें मिलेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यशपाल के सभी उपन्यास विशेष रूप से इस तरह की पृष्ठभूमि पर है जो उन्होंने बचपन में ही जिया है, ठीक। क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उस समय, क्या क्या देश में चल रहा है उसका चित्रण हमें मिलेगा, ठीक। तो मेरी तेरी उसके बाद में कब से? 1919 से लेकर 1945 तक जो भारत में जो भी राजनीतिक घटनाएं घट रही थी उसका चित्रण हमें मिलेगा, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें उत्तर भारतीय समाज के स्वाधीनता संघर्ष का चित्रण किया गया है। किस भाग का? उत्तर भारतीय समाज का, ठीक है। और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर भारत के छात्रों की भूमिका का उत्साह के साथ चित्रण किया गया है। अब पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र और उसमें छात्रों की सक्रियता का किसमें, छात्र जो उत्साह के साथ भाग लिया था उन्होंने, उसका चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? तो हमें देखने को मिलेगा मेरी तेरी उसकी बात है। और इसके साथ ही इस उपन्यास में एक और महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखने योग्य है कि इसमें लेखक गांधीवादी विचारधारा से असहमति दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय तक आते आते बहुत लोगों का मोहभंग हो जाता है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद का भी हमें गोदान में आते आते हमें मोहभंग दिखता है गांधीवादी विचारधारा से। इसी प्रकार तेरी मेरी उसकी बात में गांधीवादी विचारधारा से यशपाल की भी असहमति हमें देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये हुआ वो बातें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और झूठा सच के अलावा पढ़नी जरूरी थी। अब हम आ जाते हैं अपने स्लाइड पर। झूठा सच उपन्यास, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? झूठा सच उपन्यास विभाजन की त्रासदी का चित्रण है। मैं पहले ही बोल चुकी कि इसमें हमें क्या मिलेगा। जो भारत विभाजित हो चुका है, पाकिस्तान बन चुका है, उसके बाद उस देश की स्थिति क्या रही है उसकी हमें त्रासदी का चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलेगा, ठीक। मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्यक्ष दर्शन मिलेगा हमें झूठा सच उपन्यास में। झूठा सच उपन्यास सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। झूठा सच उपन्यास सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर वर्णित है। उपन्यास में यशपाल ने 1942 से 1957 ईस्वी अर्थात देश विभाजन से पहले और उसके बाद के उतार चढ़ाव को दिखाया है। 1942 अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है और 1957 देश आज़ाद हो चुका है, लगभग 10 साल हो चुके हैं, ठीक। तो उसके पहले और बाद की स्थिति और उस क्या क्या उतार चढ़ाव उस समय तक क्या क्या समाज में घटित हो रहा था, राजनीति में क्या घटित हो रहा था, उसका अंकन हमें मिलेगा झूठा सच उपन्यास में, ठीक। अब आते हैं मुख्य पात्र तारा। मैं चर्चा कर रही थी, हालांकि मैंने उसको रोक दिया क्योंकि मैं पात्रों से आपको अवगत नहीं करवाया था मैंने। प्रमुख पात्र में आती है तारा। तारा है कौन? तारा एक मध्यम वर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली एक आम लड़की है, ठीक। मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है किंतु किस प्रकार की सोच रखने वाली है? प्रगतिशील सोच रखने वाली है, ध्यान में रखेंगे। तारा ही विभाजन की त्रासदी ज़्यादा झेलती है। अब ये प्रश्न यहीं से एक बन सकता है कि झूठा सच उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो विभाजन की त्रासदी को सबसे ज़्यादा झेलता है?
तो वह पात्र कौन है? तारा है। ठीक, जो विभाजन की त्रासदी को सबसे ज़्यादा झेलती है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जयदेवपुरी मध्यम वर्गीय का प्रतिनिधि पात्र है। विभाजन के कारण परिवार से अलगाव, विभाजन के कारण परिवार से अलगाव हो गया है। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक, फिर विधायक व कई कमेटियों का मेंबर बनता है। हम आगे देखेंगे तो एक पत्र का भी संपादन करता है जयदेवपुरी, फिर आगे चलकर विधायक बनता है और कई कमेटियों में मेंबर बन जाता है। ठीक, और ये जयदेवपुरी है कौन? तो जयदेवपुरी जो है वो तारा का भाई है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो अपने आप में एक एक प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है। जयदेव से प्रेम, फिर विवाह और उसके बाद संबंध विच्छेद हो जाता है। किससे? जयदेवपुरी से। ये जयदेव ना लिख के केवल पुरी लिखता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जयदेवपुरी हो या फिर पुरी हो, एक ही बात है। कनक का विवाह किससे होता है? जयदेवपुरी से, किंतु बाद में चलकर संबंध विच्छेद भी हो जाता है। अब गौण पात्र कौन कौन से हैं? ये पात्र से आजकल बहुत प्रश्न पूछने लगा है। ठीक, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ये स्त्री पुरुष पात्र को पिछले परीक्षा में पूछा है यूजीसी नेट ने कि पात्रों को मिलाएं। ठीक, जिस प्रकार जयदेवपुरी, कनक आदि ऐसे ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा। गौण पात्र में आता है अशद। अशद है कौन? लाहौर के कामरेड युवा है, कम्युनिस्ट पार्टी के युवा। किस पार्टी से संबंधित है असद? ध्यान में रखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है। शीला कौन है? राम ज्वाला की पुत्री है। राम ज्वाला की पुत्री कौन है? शीला, ध्यान में रखना है। डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। जब हम अपना गोदान पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पर मिस्टर मेहता को हमने पढ़ा है, वह भी एक विषय के प्रोफेसर होते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि वह किस विषय के प्रोफेसर हैं। लेकिन झूठा सच उपन्यास में ये ध्यान रखेंगे कि जो प्राणनाथ है वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। तारा का विवाह किससे होता है? तो सोमराज से। और किस प्रकार का युवक है? आवारा है। पंडित गिरधारी लाल है कौन? नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक और कनक के पिता। कनक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कनक है कौन? जिसका जयदेवपुरी से विवाह होता है, किंतु बाद में संबंध विच्छेद भी हो जाता है। और उस कनक के पिता का नाम क्या है? गिरधारी लाल। ठीक, और किसके मालिक है वो? तो नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक हैं। अब महेंद्र नयर केवल आता है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे नयर का पूरा नाम क्या है? नयर का पूरा नाम है महेंद्र नयर। क्या है वो? वकील है। ध्यान में रखेंगे, पेशे से क्या है? वकील। करमचंद कशिश, यहाँ भी कशिश केवल पूछता है। कशिश का पूरा नाम क्या है? करमचंद कशिश। अब ये क्या है? पैरोकार पत्रिका के प्रमुख संचालक है। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि एक पत्रिका का जिक्र है, वो कौन सी पत्रिका है? पैरोकार पत्रिका है। ठीक, उसके प्रमुख संचालक हैं कौन? करमचंद कशिश। दौलू मामा कौन है? दौलू मामा शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलवे की बलि चढ़ जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसको बेवजह का ही मार दिया जाता है। बहुत शरीफ भोला वाला आदमी होता है दौलू मामा। अब रतन कौन है? सीलो का प्रेमी। ये पूछा गया था, सीलो का प्रेमी कौन था? तो ध्यान में रखेंगे रतन। ठीक। गौस मोहम्मद कौन है? प्रकाशक है। महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है। महाजन कौन है? कम्युनिस्ट कार्यकर्ता। ठीक। कृष्ण नारायण अवस्थी,
ये यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री हैं, ध्यान में रखेंगे। कृष्ण नारायण अवस्थी कौन है? यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड के मंत्री का क्या नाम है? कृष्ण नारायण अवस्थी। ठीक। मेहर कौन है? दंगे में भटकी तारा की साथी है। तारा की साथी का क्या नाम है? मेहर। ठीक, जो दंगे में भटक गई थी। नब्बू, नब्बू कौन है? तारा से बलात्कार करने वाला आदमी। मैंने पहले ही बताया कि जो विभाजन का दंश है सबसे अधिक कौन झेलता है। अगर झूठा सच में उपन्यास में बात करूं कि विभाजन की त्रासदी को सबसे अधिक झेलने वाला पात्र है तारा। ठीक, उसका बलात्कार भी होता है नब्बू नामक एक पात्र के द्वारा। ठीक है। हाफिज इनायत अली, ये कौन है? नब्बू के मोहल्ले के हाफिज हैं। हाफिज इनायत अली। नब्बू कौन? जो तारा का बलात्कार करता है उसका हाफिज है। ठीक। विश्वनाथ सूद, ये है कौन? पंजाब कांग्रेस के उग्र दल का नेता व मुख्यमंत्री पद का दावेदार। मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है? विश्वनाथ सूद। ठीक। और यह है कौन? पंजाब कांग्रेस के उग्र दल का नेता है, ध्यान में रखिएगा। उर्मिला कौन? पुरी की पूर्व शिष्या, पुरी की तरफ आकर्षण। उर्मिला जो होती है वो पुरी से प्रेम करने लगती है। ठीक। पुरी कौन? जयदेव पुरी। ठीक, उसकी शिष्या होती है और उसका आकर्षण होता है पुरी के प्रति। बंती, तारा को विभाजन के दौरान मिली संगिनी है। क्या नाम है तारा को विभाजन के दौरान मिली संगिनी का नाम? बंती। ठीक। और मेहर कौन है? तारा की साथी जो कि दंगे में भटक गई थी। सभी चीज़ें एक से एक करके लिंक करते चलेंगे। ठीक। कौन सा पात्र उठाकर दो पात्र उठाकर दे देगा? मान लेते हैं बंती उठा लेता है और मेहर उठा लेता है और पूछ लेगा कि ये दोनों किस उपन्यास के पात्र हैं। अगर आप लोग बारीक दृष्टि से नहीं पढ़े रहेंगे तो गलत होने की संभावना बनती है। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे बंती और मेहर जो है वो झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो बिल्कुल दे ही पाएंगे। ठीक, एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र। प्रसाद कौन है? अब ये प्रसाद कांग्रेस का नेता है, ध्यान में रखेंगे। प्रसाद कौन? कांग्रेस का नेता। अग्रवाल साहब कौन है? दिल्ली का बड़ा व्यापारी, तारा को मानने वाला, तारा को बहुत मानता है। अग्रवाल एक होता है व्यक्ति और दिल्ली का बड़ा व्यापारी है, ध्यान में रखेंगे। पुरुषोत्तम कौन है? अग्रवाल साहब का युवा पुत्र। अग्रवाल साहब का युवा पुत्र का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। उसके बाद नरोत्तम कौन है? यह भी अग्रवाल साहब का पुत्र है। पुरुषोत्तम और नरोत्तम करके याद रख लीजिए, दोनों कौन है? अग्रवाल साहब के पुत्र हैं। मिस्टर रावत सचिव, गृह मंत्री के सचिव हैं। कौन? मिस्टर रावत। पीएस गिल करके इनका केवल गिल करके नाम पूछता है। ठीक, विभाजन का दंश झेल चुका युवक है, यह भी विभाजन का दंश झेल चुका है गिल। निरंजन चड्डा, ये कौन है? मर्सी का प्रेमी है, ध्यान में रखेंगे। मर्सी का प्रेमी का क्या नाम? निरंजन चड्डा, बहुत महत्वपूर्ण है। माथुर कौन? पुराना दोस्त है, माथुर। जया कौन? पुरियर कनक की बच्ची का क्या नाम है? जया, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है झूठा सच उपन्यास में पुरियर कनक की बच्ची का क्या नाम होता है, तो वह क्या होता है? जया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। सीता, तारा के मोहल्ले की एक लड़की है। कौन? सीता। पूरनदेई पूछा गया है, सीता और पूरनदेई करके दे देगा पात्र किस उपन्यास में है, तो ध्यान में रखेंगे झूठा सच उपन्यास में है। पूरनदेई सीता की माँ का नाम है। डॉक्टर श्यामा कौन है? डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर है, डॉक्टर श्यामा। कथासार क्या है? अब कथासार संक्षिप्त में हम देखेंगे कि झूठा सच उपन्यास यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है, झूठा सच। ठीक, अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, ध्यान में रख लेंगे। किस प्रकार का उपन्यास है? महाकाव्यात्मक उपन्यास है। जब ये आप लोग उपन्यास उठाएंगे तो देखेंगे 1400-1500 पेज का उपन्यास है, तो इतना पढ़ना संभव नहीं है। तो जो भी इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं वो पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा परीक्षा में एक भी प्रश्न रहे ना।
ठीक। तो किस प्रकार का उपन्यास है झूठा सच? तो महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके 2 खंड हैं, अब तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा, वतन और देश और देश का भविष्य। वतन और देश जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958, ठीक, और देश का भविष्य जिसका के प्रकाशन वर्ष है 1960। अब इन दोनों की विषय वस्तु भी मैं बता चुकी हूँ इसके पहले। आप लोग अब मुझे कमेंट में बिना देखे लिखिए कि वतन और देश में क्या चित्रित है और देश का भविष्य में क्या चित्रित है। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों। अब जो मैंने पूछा था उसको देख लीजिए। पहले खंड जो वतन और देश, उसमें क्या चित्रित है? तो उसमें है विभाजन के वास्तविक कारण क्या क्या थे। विभाजन के समय दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। किसमें? शरणार्थियों की समस्या, विस्थापितों की समस्या का चित्रण उनके झूठा सच उपन्यास के किस भाग में है, किस खंड में है? तो वतन और देश में चित्रित है। विभाजन की वास्तविक कारण कौन कौन से थे, ठीक। विभाजन विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियाँ किस प्रकार थी। जब हम अमृतसर आगे पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सब एक दूसरे में कंफ्यूज हैं, भयाक्रांत है एक दूसरे से ही, ठीक। जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ाया है बहुत सरल सहज भाषा में। एक दूसरे को ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ठीक। तो ये क्या है, उस समय की स्थितियाँ किस प्रकार की थीं, हम उस समय हमने जिया नहीं है तो हम उतना महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक। लेकिन आप समझिए कि आपका घर छोड़कर आपको जाना पड़े तो आपकी स्थिति किस प्रकार की रहेगी। इसका चित्रण हमें किस में मिलता है? वतन और देश में मिलता है। मैं फिर कह रही हूँ क्या क्या, कि उस समय विभाजन किस कारणों से हुआ, क्या क्या प्रमुख कारण थे, ठीक। उस समय स्थितियाँ किस प्रकार की थीं और जो विस्थापित हो चुके थे, शरणार्थी के रूप में थे, उनकी समस्या प्रस्तुत है वतन और देश खंड में, ठीक। तारा जैसे चरित्र के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। तारा जिसका कौन बलात्कार करता है? नब्बू नामक एक पात्र बलात्कार करता है, ठीक। और तारा ही वह पात्र है जो झूठा सच उपन्यास में सबसे ज़्यादा त्रासदी, जो विभाजन का दंश जो है वो झेलती है, ठीक। तो उसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं लेखक? उसके माध्यम से बताना चाह रहे हैं लेखक कि उस समय महिलाओं की क्या दुर्दशा थी, ठीक है। उसका चित्रण हमें तारा नामक एक पात्र के माध्यम से देखने को मिलेगा। और दूसरा खंड है देश का भविष्य। इसमें क्या है? आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं। आज़ादी के बाद की स्थितियां जिसमें एक और तो बुद्धिजीवी व नेता की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो वहीं दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीतिक और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार और बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। विभाजन तो हो चुका है, हालांकि हम ये परिस्थितियां अभी भी देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान के उस समय 1947 के बाद तक ये समस्या अभी भी वैसी के वैसी ही है। और अभी जो समय चल रहा है उस समय भी हम कोरिलेट कर पा रहे हैं कि कुछ लोग तो वास्तविक स्थिति से परिचित होते हैं और कुछ लोग केवल उसका क्या करते हैं, बस अपने घरों में बैठ करके इन परिस्थितियों का जायजा भी नहीं लेते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, कोई मारा जा रहा है, किसी का बेटा मर गया, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार की स्थिति सूद और सोमराज की, जो कौन है? भ्रष्ट है, बेईमान है, राजनीति में है, पत्रकारिता को क्या कर रखा है उन्होंने? पत्रकारिता को व्यवसाय बना रखा है, जो कि आज भी स्थिति वही है, ठीक। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आता है उसमें हम भारत की स्थिति देख सकते हैं कितना नीचे आता है। तो पत्रकारिता आज भी क्या बना हुआ है, व्यवसाय ही बना हुआ है, ठीक। किस प्रकार भ्रष्टाचार उसमें भी व्याप्त है, बेईमानी उसमें भी व्याप्त है, ठीक। तो उस समय ही लेखक ने सूद और सोमराज के माध्यम से इन तत्वों की चर्चा की है। तो आप देख सकते हैं कि एक लेखक कितना आगे का सोच रखता है। इसकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ और श्यामा, पत्रकार कनक तथा
इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। एक और तो सूद और सोमराज जैसे भ्रष्ट बेईमान पत्रकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ठीक भी हैं। अभी भी स्थिति वैसी ही है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में देश से प्रेम करते हैं। वैसे ही कुछ पात्र इसमें भी हैं, जो तारा, डॉक्टर प्राणनाथ, श्यामा, पत्रकार कनक, इंजीनियर नरोत्तम, ये सभी ऐसे पात्र हैं जो अपने दायित्व को लेकर जो आज़ादी का सम्मान करते हैं और अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। ठीक। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन वहाँ के जनमानस का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, विभाजन के पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जनमानस का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थ, ये एक ही वाला आ गया है। ठीक है। सांप्रदायिक स्वार्थ, इसके साथ ही मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि का चित्रण हमें सब कुछ देखने को मिलेगा झूठा सच उपन्यास में। और ये अभी आप कोरिलेट कर ही पा रहे हैं। सांप्रदायिक दंगे आज भी जगह जगह भड़कते हैं। ठीक। और हिंदू मुस्लिम के बीच खाई क्या हो रही है, अभी भी बढ़ती ही जा रही है। ठीक। लूट खसोट उसी प्रकार मचा हुआ है, रक्तपात उसी प्रकार है, लाखों व्यक्ति विस्थापित होते हैं। और विशेष रूप से जब देश का विभाजन हुआ था उस समय तो लाखों व्यक्ति विस्थापित हुए थे, अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर थे। ठीक। किंतु जिजीविषा थी उनके अंदर, जीने की एक इच्छा थी, उन्होंने उसके लिए क्या किया था, संघर्ष किया था, उनके संघर्ष का चित्रण है। साथ ही विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली का भी चित्रण है। लोग तो अपने में ही त्रस्त हैं, किंतु जो एक तरह से भ्रष्टाचार है वो अपने, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ठीक। और साथ ही उच्च वर्ग की स्वार्थपरता हमें इस उपन्यास में देखने को मिलेगी, मध्यम वर्ग की कुंठा हमें देखने को मिलेगी, निम्न वर्ग की निराशा हमें देखने को मिलेगी। और ये सभी समस्याएं झूठा सच उपन्यास के माध्यम से साकार होती हैं। ठीक। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया है। और थे भी कौन, अंग्रेज ही तो थे विशेष रूप से उत्तरदायी। ठीक है। जिन्होंने सांप्रदायिक आधार पर वोट को भी बांट दिया था, है ना। तो यशपाल क्या मानते हैं, देश विभाजन का प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम को नहीं मानते हैं, वो किसको मानते हैं, अंग्रेजों को मानते हैं। ठीक है। क्योंकि बांटने का कार्य आरंभ से ही किसने कर रखा है, अंग्रेजों ने कर रखा है। ठीक। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम में फूट डाली है। ये वास्तविक कारण है। किसने फूट डाली थी, अंग्रेजों ने ही फूट डाली थी। ठीक। तो उसके कारण है कौन, अंग्रेज ही हैं। अंग्रेज इसके अभी भी कारक और स्थिति इस प्रकार उन्होंने दयनीय बना रखी है। किंतु आज भारत में एक अंग्रेज टूरिस्ट घूमने आ जाए तो उसको लोग घूम घूम के देखते हैं। मैंने देखा है, वास्तविक किसी से परिचित भी हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग क्यों देखते हैं, जबकि जो हमारे देश को विभाजित किया जिसका कारण वही खुद है, फिर भी लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है क्यों। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। किस संदर्भों में, आर्थिक संदर्भों में। लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आर्थिक। ठीक। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं लेखक,
लेखक का मानना है कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, उच्च पदों पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। किनके हाथों में? पंजाब के हिंदू अमीरों के हाथों में। ठीक। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। बिल्कुल सही। यहाँ हमें यह वास्तविक स्थिति, यथार्थ का चित्रण है कि कोई भी युद्ध होता है उसका शिकार बनता कौन है? उच्च वर्ग तो अपने आप में लिप्त रहता है। ठीक। उसको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है, लेकिन कोई युद्ध हो रहा है, किसी प्रकार का कोई विभाजन हो रहा है, तो उसका दंश सबसे अधिक कौन झेलता है? जो निम्न वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है। ठीक। जो सामान्य लोग हैं वही झेलते हैं। अब प्रमुख उदाहरण की बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख उदाहरण हैं? जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले, चाहे तो डुबो दे। कशिश जी कह रहे हैं। कशिश हम पढ़ चुके हैं, ये पैरोकार पत्रिका के संपादक हैं। प्रमुख संपादक पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि कौन है। कशिश कौन है? पैरोकार पत्रिका के संपादक हैं। मैंने इसीलिए पात्रों से पहले ही आप लोग को परिचय करवा दिया ताकि आगे चल के समझने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक। एडवर्टीजमेंट आर द स्टीम ऑफ शिप ऑफ द जर्नलिज्म। कौन कह रहा है? कशिश। कशिश कौन? पैरोकार पत्रिका। मैंने कहा एक पत्रिका का जिक्र है। कौन सी पत्रिका है वो? पैरोकार पत्रिका है और उसके संपादक हैं कशिश। पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिक की इच्छानुसार घटनाओं का वर्णन को रंग देता है। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि पत्रकार का क्या काम है कि वह अपने व्यक्तित्व को क्या करता है? परोक्ष में रख देता है। प्रत्यक्ष नहीं रखता है, परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा के अनुसार घटनाओं के वर्णन को रंग देता है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब उसका मालिक जिस भी पार्टी का समर्थक है, जिस भी वर्ग का समर्थक है, उसके अनुसार वह ढालेगा। ठीक। तो पत्रकार क्या है? अपने मालिक की इच्छा अनुसार चलने वाला व्यक्ति है एक तरह से। ठीक। कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। सहायक संपादक प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं। लेखक एक उनका कथन आता है कि जो सहायक संपादक होते हैं उनका काम क्या है? प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीन उनको कह रहे हैं। कौन? लेखक कह रहे हैं। किसको? जो सहायक संपादक होते हैं उनको क्या काम है उनका? कि प्रेस के लिए क्या करें? मसाला तैयार करें। ठीक। पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज है, परंतु राजनैतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उस भावनाओं को दिशा दिखाना है। ध्यान में रखेंगे ये जो भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज है, ये हमें समझना चाहिए। परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को क्या करना है? दिशा देना है। कौन कह रहा है कि पत्र का कार्य भावनाओं में, जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? उन भावनाओं को एक दिशा देने का कार्य है। कौन कह रहा है? संपादक कशिश। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं, परंतु आवश्यक बना दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं लेखक? पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं है, ये बनकर तो नहीं आया है, भगवान ने तो नहीं बनाया है कि स्त्री को पुरुष की तुलना में नीचे ही रखा जाए। ठीक। किंतु इसे आवश्यक बना दिया गया है। ये समाज ने क्या कर दिया है? इसको आवश्यक बना दिया है कि कोई स्त्री पुरुष से बढ़ के नहीं हो सकती है। ये अगर कोई पति पत्नी है और पत्नी का दबदबा ज़्यादा है किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो लोग ताने देने लगते हैं कि पत्नी तुमको चलाती है वगैरह वगैरह किस्म के हमारे यहाँ पर कहावतें भी हैं। ठीक। तो ये बना दिया गया है हमारे समाज के द्वारा, ये भगवान बना के नहीं भेजे हैं।
स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। कौन? लेखक कहता है। क्या स्त्री, उसकी भी मना स्थिति उसी प्रकार डाल दी गई है कि वह क्या करती है, स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पा लेने में ही समझती है। आरंभ से ही जब वो बच्ची होती है तभी से उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं, ठीक, कि वह भी क्या चाहने लगती है कि वह उसका जो पुरुष हो, उसका जो पति हो, वो उससे बढ़कर हो, ठीक। सफ़ेद पोश निम्न मध्यम वर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य से दूसरी बात क्या हो सकती है? निम्न मध्यम वर्ग के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की बात दूसरी क्या हो सकती है? कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। स्त्रियों के जीवन में लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के वे पहरों के ताप की भांति होता है। बचपन में लज्जा की अनुभूति नहीं रहती। जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती है और जान जाती है कि उसके जीवन की परिणति उसकी आकर्षण शक्ति में है, तो आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती है। ध्यान में रखेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं लेखक। पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है। इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली, लखनऊ, आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है। ध्यान में रखेंगे। यह जो है किस उपन्यास से उद्धृत है? यह जो है झूठा सच उपन्यास से लिया गया है। हालांकि अगर झूठा सच और तमस, मान लेते हैं 4 ऑप्शन दे दिया है, जिंदगी नामा, झूठा सच, तमस, मानस का हंस, तो ये ध्यान में रखेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तमस में है या झूठा सच में है, तो ये ध्यान रखेंगे कि पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है, ठीक। इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली, लखनऊ, आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है। किस उपन्यास से उद्धृत बनती है? झूठा सच उपन्यास से। मियाँ बीबी की लड़ाई और कार्तिक का बादल कितने पल का ठहरता है? कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं, ठीक। ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगते हैं। कौन? ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगे हैं। परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं। वे हिंदुस्तान के शासक का मोह नहीं छोड़ना चाहते। ये तो सभी जानते हैं कि उनको क्या क्या हिंदुस्तान से नहीं मिला था, ठीक। वो मोह छोड़ ही नहीं पा रहे थे। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को लूट लूट कर इन्होंने अपना विकास कर लिया। संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणियों की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है क्या भी? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कह रहा है? बहुत महत्वपूर्ण कथन कह रहे हैं प्राणनाथ, और एकदम यथार्थ है, ठीक। संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणियों की स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और है भी क्या? बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत गहराई की बातें प्राणनाथ ने कही है। यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे सेक्स के बिना भी लाइक कर सकती हूँ। कौन कह रहा है? प्राणनाथ तारा से कह रहे हैं कि स्त्रियां सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लाइक कर सकता हूँ, बल्कि सेक्स के लिए भी इन श्रेणी के पुरुष जो चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियों को केवल संपत्ति के एक मिनट बल्कि सेक्स के लिए भी इन श्रेणी के पुरुष जो चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियों को केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए ही है। बहुत महत्वपूर्ण है कि पत्नियां केवल क्या हैं? केवल एक वारिस पैदा करने के लिए है, ठीक। ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानती हैं। हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने ना देना,
इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारित्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। ठीक, कौन कह रहा है? प्राणनाथ तारा से कह रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, इटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। कब कहा गया था? इटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान में जो भी राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा उसको क्या करेगी? ब्रिटिश सरकार शासन सौंप देगी। महत्वपूर्ण है, लेखक का कथन है। कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े के पैंतरों का परिचय पाने का यत्न नहीं करती? कौन है? लेखक कह रहा है। सभी पात्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीतियां थीं, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उसमें कोई भेद नहीं था। कौन कह रहा है? लेखक। पुरी के पैरोकार से निष्कासन पर, पैरोकार से इसको निकाल दिया जाता है। पत्रिका का जो पत्रिका में वो कार्य करता है वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। और किस पत्रिका में कार्य करता है? पैरोकार। क्या कह रहे हैं? कि सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीतियाँ थीं। सभी पत्र क्या हैं? बटे हैं। ठीक, उनकी अपनी राजनीतिक और सांप्रदायिक नीतियाँ थीं, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं है। ध्यान में रखेंगे, पत्रकारों को क्या रखना है? अनुशासन में रखना है। ठीक, और वो किस प्रकार का अनुशासन है आप समझ सकते हैं। साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ। पूरी साधन होने पर तो सम्मान खींचा चला आता है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। महत्वपूर्ण है। कलाकार या लेखक का यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। कलाकार या लेखक क्या होता है? यश का पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु वह भीतर से पोल ही रहता है। अब वह सोचता अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र हैं, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। क्या है? पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। कौन सोचने लगता है? पुरी के संदर्भ में लेखक ने ये बात कही है कि सभी सम्मान क्या है? वो केवल शिष्टाचार मात्र हैं। और बल किस में है? केवल पैसे में ही बल है, सम्मान है। सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय तलवार, बंदूक, पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। अब पुरी सुनता है कि लोग निधड़क तलवारें, बर्छे और बंदूक जमा कर रहे थे। ठीक, कुछ लोग पानी के नल कटवाकर कड़ाबीने, तड़ाके बंदूकें भी बनवा रहे थे। पहले लोगों को ये सारी जो अस्त्र शस्त्र हैं उसको सुनकर पसीना आ जाता था, अब क्या कर रहे हैं लोग? खुद ही उसको बनवा रहे हैं। अफवाह गरम थी कि लाल माधो शाह और शुक्लाल के यहाँ से हिंदू की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 200 में जाने जितने बंदूक पिस्तौल मिल सकते हैं। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से जो क्या होता है? जो रत्न आदि की करतूत की प्रक्रिया ही थी, पुरी जैसा लिबरल भी हर हर महादेव कहकर लड़ पड़ता है। क्या होता है? अब ये रतन कौन है? रतन के संबंध में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। रतन कौन है? सीलों का प्रेमी है। ठीक, और उसी की कुछ करतूत होती है कि गली में मुस्लिम आक्रमण होने लगता है और उसमें लिबरल जो कि पुरी, जो कि लिबरल है, जयदेव पुरी, वह भी हर हर महादेव कहकर लड़ पड़ता है। मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म, ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी चली आई है, बड़ों ने भी वही किया है। महत्वपूर्ण है। क्या? मोहब्बत का धर्म अपनी जगह और घर बार का धर्म और ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी
चली आई है, बड़ों ने भी वही किया है। महत्वपूर्ण है। कहाँ से लिया गया है? झूठा सच उपन्यास से लिया गया है। कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था, तो क्या उनके लिए रुक्मणी जी को छोड़ दिया था? कौन कह रहा है? शीलो तारा से। बहुत महत्वपूर्ण है। ये कब किसकी नाराजगी पर? रतन की नाराजगी पर। ठीक। और रतन कौन? शीलो का प्रेमी। महत्वपूर्ण है। मैं बाबूजी और माँ सबकी बात जानती हूँ। लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ दे दिल लगी और पाप है। कौन कह रहा है? शीलो कह रही है तारा से कि जो खेल कर छोड़ दे वह क्या है? दिल लगी और पाप है। साधारण स्वतंत्रता के अभाव में प्रचुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। कौन कह रहा है? साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। कौन कह रहा है? लेखक। कि प्रत्येक माँ का ख्याल क्या था? कि उसी का बेटा सबसे अधिक असहाय और असुरक्षित है। पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री की तो है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है। पूरी कह रहा है गली के लोगों को कि पाकिस्तान का क्या मतलब है? मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री। नेहरू पटेल का क्या है? नेहरू पटेल का क्या है? वे तो वेदरकाक हैं। सन 1945 में अहमदगढ़ की जेल में 1942 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 1946 में सरकार बन गई तो 1942 की क्रांति का सब श्रेय खुद ले लिया। कौन कह रहा है? पूरी गली के लोगों से कह रहा है। महत्वपूर्ण है कि क्या 1942 का जो क्रांति हुई थी उसका पहले तो खिलाफ थे, किंतु जब 46 में सरकार बन गई तो 1942 की क्रांति का श्रेय सब खुद ले लिया। किसने? कांग्रेस ने। पंजाब के गवर्नर चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी का है। पंजाब का गवर्नर चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी का है। वह अपनी पॉलिसी चला रहा है। उसका ख्याल है कि इटली और माउंटबेटन बाकी हिंदुस्तान कांग्रेस और लीग को दे तो पंजाब खासकर पश्चिम बंगाल को बचा ले। जानता है तू इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में पंजाब की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये रूस के सिर कायम रखना चाहता है यार मेरे। कौन कह रहा है? पूरी कह रहा है काली से। वो गली के लोगों को संबोधित कर रहा है। ठीक। अब महाजन क्या कह रहा है? महाजन का एक कथन है, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट इटली और माउंटबेटन की स्कीम से खुश नहीं है। कौन? ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट। किसके? इटली और माउंटबेटन की योजना से खुश नहीं है। वे दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नमेंट देना मूर्खता है। अंग्रेज खूब जानते हैं कि पार्टीशन से दोनों भाग लंगड़े हो जाएंगे। अब तक तो देश का विकास इकाई के तौर पर हुआ है। अब पाकिस्तान इंडस्ट्रियलिस्ट गुड्स के लिए तरसेगा। किसके लिए? इंडस्ट्रियलिस्ट गुड्स के लिए तरसेगा और शेष भाग कच्चा माल के लिए। जब विभाजन हुआ था तो ये लग रहा था कि सारे जो कारखाने थे वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान किसके लिए तरसेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट गुड्स के लिए। ठीक। और शेष भाग कच्चा माल के लिए तरसेगा। ध्यान में रखेंगे। और जो भी जितने भी जहाँ खेती आदि होता था वो पाकिस्तान में चल गया था। ठीक। पश्चिम पंजाब की रुई दूसरी पैदावार और पूर्वी बंगाल का जूट कहाँ पाएंगे? ब्रिटेन में ना। इससे इनके मरते उद्योग ज़रा जिंदा हो सकेंगे। ध्यान में रखें। कौन कह रहा है? महाजन कह रहा है। मैं मानता हूँ कि वह बहुत अच्छे लेखक हैं। हो सकता है वह किसी दिन बहुत बड़े लेखक बन जाएं, परंतु विवाह के लिए व्यक्ति के ऐसे गुणों
की अपेक्षा उसके सामर्थ्य और व्यक्तित्व का अधिक महत्व होता है। क्या कह रहा है? नैयर कह रहा है, कनक को समझा रहा है। नैयर कौन है? पात्र परिचय के दौरान हम देखा है हमने नैयर जो कि वकील है, और कनक जो कि एक सम्राट परिवार की लड़की है और प्रगतिशील सोच वाली है। नैयर क्या कह रहा है कि हो सकता है कि वह बड़ा लेखक बन जाए, किंतु विवाह के लिए क्या चाहिए? विवाह के लिए योग्यता क्या है? सामर्थ्य, और उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए? उसमें सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक। उसका व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। गुण का आदर करो, परंतु विवाह को जीवन का सफल विवाह को सफल बना सकने की दृष्टि से देखो। किस प्रकार देखो? मान लेते हैं कि वो कवि बन सकता है, लेकिन उसमें वो गुण तलाशो जो उसमें हो, जो सामर्थ्य हो, उसमें व्यक्तित्व उसका उस प्रकार हो, जो किस प्रकार हो, वो विवाह को सफल बना सके। समझी? तुम्हें तो मालूम होगा कि तोलस्टॉय के व्यवहारों के कारण उसकी पत्नी कितनी बार आत्महत्या के लिए उतारू हो गई थी। ध्यान में रखेंगे, तोलस्टॉय कौन? एक तो बहुत बड़े वर्ग से भी आते थे और बहुत संभ्रांत थे, किंतु सब छोड़ छाड़ के केवल लिखने का कार्य करते थे, ठीक। जिसके कारण उनकी पत्नी ने बहुत बार आत्महत्या के भी प्रयास किए थे। साहित्य और कला तोलस्टॉय में भी कम नहीं थी। जरा सोचो, मनुष्यत्व एक चीज है और कला दूसरी। कौन समझा रहा है? नैयर समझा रहा है कनक को। वैसे तो लड़के लड़कियों से मिलने जुलने से अस्वाभाविक रुकावटें डालने से मन और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान रहती है तो ज़रा गंभीरता से और संयम के साथ चलना चाहिए। ये कौन कह रहा है? पंडित गिरधारी लाल कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये पंक्ति। पंडित गिरधारी लाल कह रहे हैं किससे? बेटी कनक से। पंडित गिरधारी लाल कौन है? पंडित गिरधारी लाल हम पढ़ चुके हैं, नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक हैं और कनक के पिता हैं। स्वाभाविक पर भी नियंत्रण जरूरी होता है। संयम ही संस्कृति है। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। क्या होता है? व्यवहार ही रूढ़ी बनकर क्या कहलाने लगता है? संस्कृति कहलाने लगता है। और ये वास्तविक है। ये कौन कह रहा है? नैयर कह रहा है, जो वकील है, बहुत समझदार भी है। खुदाबंद ने तो मर्द और फर्ज आयद किया है कि औरत पर हरम करे और उसकी हिफाजत करे, क्योंकि औरत मर्द को अपने जिस्म से पैदा करती है और पालती है। खाक रहम और हिफाजत करते हैं। समझ ही सकते हैं आप इस पंक्ति को। बेहया जहाँ से निकलते हैं उसी की बेइज्जती करते हैं। मर्द मोहब्बत करे तो, गुस्सा करे तो उसका सब जोर वहीं पर उतरता है। कौन कह रहा है? तारा से सहानुभूति में स्त्रियों की बातचीत। स्त्रियों से बातचीत तारा, ठीक, तारा का हो रहा है। किसी मुसलमान औरत की तरफ तो आंख नहीं उठाई मैंने, हिंदू औरत है। वे लोग नहीं हमारी औरतों को खराब कर रखा है, मौलवियों को खराब कर रहे हैं। मौलवियों ने जिहाद का फतवा दिया है। कौन कह रहा है? नब्बू, जो कि कौन कहता है? तारा का बलात्कार करने वाला इंसान है, ठीक, आदमी है। हिंदुत्व कोई मजहब नहीं, वह एक समाज और संस्कृति है। उसमें विश्वास के बंधन है। आप भगवान में विश्वास करें तो भी हिंदू, और ना करें तो भी आपको हिंदू कह सकते हैं। आप चाहें जैसे भगवान में, साकार में, निराकार में, एक ही में या अनेक भगवान में विश्वास कर सके। ब्रह्म, जीव, माया एक मानिए या पृथक पृथक। पुनर्जन्म को भी मानने या ना मानने की स्वतंत्रता है, व्यवहार की नहीं। इस्लाम ऐसी स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता। इस्लाम चिंतन का नहीं, विश्वास का मार्ग है। आप खुदा से मुनकीर नहीं हो सकते। आप खुदा से मुनकीर हैं, आप तो आप काफिर हैं। खुदा पर भी आप मन चाहे ढंग से विश्वास नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही खुदा, वाहिद, मुतकिल,
लाउल शरीफ खुदा पर इत्काद करना होगा, यहीं तक हद नहीं है, उस खुदा का एक रसूल भी मानना होगा और वह रसूल केवल मोहम्मद साहब को मानना होगा। किसको? मोहम्मद साहब को। आप आज के विज्ञान और साइंस के खुद के संबंध में तर्क नहीं कर सकते। क्या कह रहा है? विज्ञान और साइंस से खुदा के संबंध में तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद साहब पर इस्लाम का इल्हाम नज़ाल हुआ था वह विज्ञान का युग नहीं था। कॉमरेड असद, तारा, नरेंद्र, जुबैदा, सुरेंद्र, हामिद आदि से कह रहा है। ठीक। कॉमरेड असद, असद कौन है? असद जो कि एक कॉमरेड युवा है और कहाँ का? लाहौर का। वह क्या है? क्या कह रहा है कि आप विज्ञान और साइंस से खुदा के संबंध में बात नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि जब खुदा था तो उस समय विज्ञान और साइंस नहीं था। स्त्री के चाहने पर ही तो पुरुष उसके लिए सब कुछ, अपना प्राण भी निछावर करता है। यही तो प्रेम है। पुरुष पर भी निर्भर करता है कि वह प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा। स्त्री पुरुष की दया पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त प्रेम क्या है? ये महत्वपूर्ण उद्धरण है। ये आया हुआ प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के न चाहने पर उसे दबोच कर, झपट कर ले लेता है और सभ्य समझे जाने वाला स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है। पुरी के विचार सवगत हैं, मतलब अपने आप में सोच रहा है। जान पड़ता था कि भगवान ने तो किन्हें प्रताड़ित औरतों को भुला दिया था, परंतु ये लोग भगवान नहीं भुला सकती थी। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है उससे अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। तारा का विचार है वो खुद में सोच रही है। हिंदू सिख लाए हैं बक्से, संदूक, नकदी, जेवर और बांड। यह लोग, कौन लोग? मुस्लिम लोग, मिट्टी के हुक्के, टूटी चारपाइयाँ, चूल्हे, चक्की, मुर्गियाँ लिए चल रहे हैं। यह इनकी गृहस्थी थी। जिसके पास जो कुछ होगा उसी से ममता करेगा, वही तो उठाकर ले जाएगा। तारा आदि को कैंप ले गए शरणार्थी साथी, गाड़ी का सिख ड्राइवर कह रहा है। ठीक। बहन जी, सच है मुस्लिमों ने हिंदुओं को लूटा है, पर हिंदू सैकड़ों वर्षों से इन लोगों को लूटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही ज़मीन पर रहने वालों में अमीर गरीब का इतना फ़र्क क्यों होता? पंजाब की सब जायदाद हिंदुओं के ही हाथों क्यों चली जाती? कौन कह रहा है? वही सिख ड्राइवर कह रहा है। ठीक, जिससे बातें हो रही हैं तारा की। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण कथन जो कि झूठा सच उपन्यास से उद्धृत है। और ये कहाँ से लिया है? हमने जो 2 भाग हैं, वतन और देश, ठीक, और देश का भविष्य नाम से, तो हमने आज केवल वतन और देश को पढ़ा है। अब हम अपने दूसरे भाग में देश का भविष्य पढ़ेंगे। ठीक, उसके प्रमुख उदाहरण को पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए आप लोग। सब्सक्राइब, मैंने जब ये देखा कि कितने लोग सब्सक्राइबर देखते हैं, कितने नॉट सब्सक्राइबर देखते हैं, तो नॉट सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा थी, तो सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल भाई। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय।